ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, इसका एक चैप्टर माय प्लान ऑफ कैंपेन, इसका हम पाठ करेंगे और इसके ऊपर में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कल हमने देखा कि किस तरह से पहले तो हमने कल एक बैकग्राउंड बनाया, एक पूर्व भूमिका बनाई कि स्वामी जी का ये जो माय प्लान ऑफ कैंपेन लेक्चर है, या तो फिर स्वामी जी भारत में आकर के भारतवासियों को स्वामी जी ने जो मैसेज दिया है, इसके पीछे की पूर्व भूमिका क्या है। हम यदि स्वामी जी का कंप्लीट वर्क से इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके हम देखें तो हमको एक पैटर्न नज़र में आता है। हमको दिखता है कि विदेश में यानी कि न्यूयॉर्क में और लंदन में स्वामी जी ने जो प्रवचनमाला दी उसको 4 योगों में हमने प्रकाशित किया है। 4 योगों में विभक्त कर सकते हैं। हालांकि कोई भी योग अपने से इंडिपेंडेंट नहीं है, किंतु फिर भी प्रत्येक योग के भीतर में दूसरे योगों का समन्वय तो है ही है, किंतु प्रत्येक योग में प्रधानतः उस योग की बात की गई है, जैसे कि कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। ये 4 अपने ट्रेडिशनल भारतीय साधन प्रणालियां है। उसको स्वामी जी ने अमेरिका में और यूरोप में डिस्कस किया था, लोगों को इसका उपदेश भी दिया था। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से स्वामी जी ने 1000 आइलैंड पार्क में अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों को इकट्ठा करके उसमें से किसी किसी को ब्रह्मचर्य दीक्षा दी थी और 2 अमेरिकनों को उन्होंने संन्यास दीक्षा दी थी। तो ये स्वामी जी का जो अमेरिका में कंट्रीब्यूशन था वो एक हमको दिखता है। कंपेयर दिस टू स्वामी जी ने भारत में क्या किया। शरद चंद्र चक्रवर्ती, जिसने कि स्वामी शिष्य संवाद लिखा है, उसने स्वामी जी को पूछा था कि आपने अमेरिका में जिस तरह से वक्तृता और ये प्रवचनों की धूम मचाई थी, ऐसा आप भारत में क्यों नहीं कर रहे हैं। ये उस समय की बात है जबकि स्वामी जी ने जब स्वामी जी भारत में प्रथम बार आए तो ये जनवरी 1886 से लेकर के ऑलमोस्ट 1 ईयर भारत का भ्रमण करके उन्होंने भारत को जो मैसेज देना था वो दे दिया। किंतु उसके बाद में स्वामी जी का जब सेकंड फेज ऑफ ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, उसमें स्वामी जी ने बेलूर मठ की स्थापना करके रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना की। और वहाँ पे ये जो यंग लड़के थे, ये जो कॉलेज एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली के की डेमोग्राफी, माने जब भी आपको मार्केटिंग करना होता है तो आपको पूछा जाता है कि आप किस डेमोग्राफी को आप टारगेट कर रहे हैं। डेमोग्राफी अर्थात की एज एंड इकोनॉमिकल प्रोफाइल, और ये एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल भी बनता है। तो स्वामी जी जिस की डेमोग्राफी को टारगेट कर रहे थे, मिडिल क्लास एजुकेटेड लड़के जिन्होंने थोड़ा बहुत एक विदेशी शिक्षा प्राप्त की है और भारतीय संस्कृति पे गर्व भी है, और भीतर से एक पुकार उठती है कि ये विदेश के ये जो अमेरिका या ब्रिटेन इतने एडवांस है, तो हम भारतीय लोग भी उनकी तरह पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एडवांस क्यों नहीं हो सकते। ये तो दैट इज वन थ्रेड ऑफ थिंकिंग। दूसरा है कि एक अंतरात्मा की आह्वान होती है प्रत्येक भारतीय जो कि भारतीय भूमि पे जन्म ग्रहण करता है। उनको आप देखिए कि हमेशा ये हिमालय की पुकार, ये गंगा की पुकार उनके हृदय में गूंजती ही रहेगी। हो सकता है कि वो आजकल का ये जो मोरल करप्शन है उसमें उसके चक्कर में पड़ कर के क्षणिक भर के लिए शायद इस सब आह्वान को भूल जाए। ये जो ऋषि मुनियों की ये जो गीता गान था, उनका उपनिषदों का गान था, वो शायद हो सकता है कि क्षण भर के लिए भूल जाए। किंतु जब भी जीवन में बड़े से टर्निंग पॉइंट आएंगे, जीवन में एक बड़ा सा बदलाव आएगा, उस समय प्रत्येक भारतीय वही ऋषि, वही हिमालय, वही गंगा का गान उनको स्मरण होगा, उनके कानों में हृदय में गूंजना शुरू हो जाएगा।
तो ये एक की डेमोग्राफी को टारगेट करके स्वामी जी ने संघ की स्थापना की, वहां पे साधुओं को तैयार करके गांव गांव शहर शहर वेदांत उपनिषद का प्रचार करने के लिए भेजना था। तो ये जो सब काम चल रहा था उस समय शरद चंद्र ने स्वामी जी को पूछा था कि आप क्यों नहीं विदेश की तरह यहाँ पे भी वक्तृता देते हैं। तब स्वामी जी ने कहा था कि देखो, भारत में इतना तमस है, भारत देश की परिस्थिति ऐसी है कि अभी आध्यात्मिक साधना के बारे में जनसाधारण को यदि सिखाने को जाएंगे तो वो उसको ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यदि हम प्रचार भी करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये कर्ता भजा वगैरह कुछ कुछ संप्रदाय उस समय पॉपुलर हो गए थे, उसके जैसा एक विकृत स्वरूप होकर के रह जाएगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम चाहिए कि तमस में से रजस में आए, फिर हम रजस में से सत्व में जाने की बात करेंगे। और स्वामी जी का था कि विदेशी ये जो राजसिक कल्चर है, स्पेसिफिकली ये राजसिक टेंडेंसीज है, उसको थोड़ा सा भारत में इंपोर्ट किया जाए और अपने पास में ये जो सात्विक कल्चर है, सात्विक धरोहर है अपने पुरखों की, ऋषि मुनियों की, उसको विदेश में एक्सपोर्ट किया जाए। ये स्वामी जी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्लान था। तो और ये शरद चंद्र को कहते भी है स्वामी जी उस मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ही संदर्भ में कि देखो, तुम एक काम करो, ये सब नौकरी फोकरी ये टीचर फीचर का काम छोड़ करके तुम एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चालू करो, माने ये बिजनेस, प्योर बिजनेस। स्वामी जी कहते हैं मैं तुमको सिखाऊंगा कैसे करना है। तो स्वामी जी का ये जो सेंस ऑफ रियलिटी था बड़ा ही स्ट्रांग था। बहुत बार ऐसा होता है, कोई कोई लोग आध्यात्मिक रास्ते पे जाना शुरू करते हैं तो वो लोग अपना है ना एक सेंस ऑफ रियलिटी है या सेंस एक कॉमन सेंस है वो खो बैठते हैं, फिर पता नहीं किस तरह के मामलों में वे लोग उलझ जाते हैं। तो स्वामी जी का किंतु ऐसा नहीं था। तो ऐसा था, स्वामी जी का क्लियर थिंकिंग था कि भारत को स्पिरिचुअलिटी एक्सपोर्ट करनी है और वहां से ये जो एक वंडर है, ये सिर्फ राजसिक, यानी कि ऐसा नहीं कि आप युद्ध वगैरह इंपोर्ट करें वहां से, क्योंकि वहां पे वेस्ट में डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज भी बहुत सारी है, किंतु हमको वहां पे कौन सी टेंडेंसीज या तो उनका कौन सा एक माइंड सेट है जो कि भारत में इंपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये देखिए कि देयर इज ए गोल्डन थ्रेड ऑफ फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट इन दी फॉरेन वेस्टर्न कल्चर। एक पूरा एक सूत्र पकड़ करके आप देखिए कि ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स, ग्रेटेस्ट टेक्नोक्रेट्स वहाँ पे एक के बाद एक उनका आविर्भाव हुआ है और उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कितना एनरिच किया है। ये जो प्लेटो, एरिस्टोटल, अच्छा अभी आप कहेंगे कि प्लेटो चाहे एरिस्टोटल था तो अपने भी तो भास्कर थे, वराह मिहिर थे, वो अपने भी तो वो थे। तो चलो उस समय की बात यदि छोड़ दे और यहाँ से रिसेंट हिस्ट्री को यदि देखे, पिछले रेनेसा जिसको वेस्ट में कहा जाता है, रीबर्थ ऑफ लर्निंग, तो ये रेनेसा से प्रारंभ हुई हिस्ट्री को देखिए। देखिए जब तक रेनेसा हुआ तब तक विश्व का ये जो वर्ल्ड का प्रोफाइल कैसा था, भारत था या तो चीन था, ये दोनों सर्वश्रेष्ठ सिविलाइजेशन कही जाती थी। और ये जो वेस्टर्न यूरोप था उसको, हालांकि वे लोग बुरे नहीं थे, किंतु ये ईस्ट के सामने, खास करके चीन, भारत, जापान, कोरिया, ये जो एंशियंट सिविलाइजेशंस है उनके सामने उनका प्रभाव ज़्यादा नहीं था। किंतु फिर रेनेसां बोल करके जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वेस्टर्न यूरोप में, रीबर्थ ऑफ लर्निंग, उसने पूरे वर्ल्ड का प्रोफाइल ही चेंज कर दिया। पता नहीं ये हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन, ये जापान, कोरिया, ये इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, भारत, चीन, ये जो कि एंशियंट सिविलाइजेशंस थी, ग्लोरियस सिविलाइजेशंस थी एक समय में, हम लोगों का पैर पता नहीं किस तरह के कुंडाले में जाकर के गिर गया। वो गुजरात में ऐसा होता है, आप रास्ते पे जाएंगे ना, वो तांत्रिक लोग बीच में एक सर्कल बनाते हैं, वो राइस वगैरह, वो फिर मिर्च है, लेमन है, वो सब करके एक सर्कल बनाते हैं, माने इसमें जिसका पैर गिर गया उसका बड़ा ही अकल्याण होगा, उसके साथ बड़ा ही अशुभ होगा। तो उसको बोलते हैं कुंडाले में पैर गिर जाना। तो हमारा भी ये जो ईस्टर्न सिविलाइजेशंस थी, पता नहीं किस तरह के कर्म का विपाक हो न कि क्या, हम लोग अंधेरे में हम लोगों ने जंप लगाया,
हम लोग अंधेरे की ओर बढ़ना शुरू हुए, हमारा पतन प्रारंभ हुआ और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का उत्थान प्रारंभ हुआ। यहाँ ईस्ट में जैसे कि सनसेट हुआ, वेस्ट में जैसे कि सनराइज हुआ, रिवर्स हो गया सनसेट सनराइज का। जनरली सनराइज होता है ईस्ट में, ये ईस्टर्न सिविलाइजेशंस के ऊपर में, और सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है वेस्ट में। किंतु ऐसा नहीं होकर के सूर्यास्त होना शुरू हुआ हमारी पूर्वीय सभ्यता पे, और सूर्योदय होना शुरू हुआ ये वेस्टर्न यूरोप पे। और फिर जब नॉर्दर्न अमेरिका, आज का यूनाइटेड स्टेट, उसका जब ये उत्थान प्रारंभ हुआ तो उसका जो प्रभाव जो था इतना जबरदस्त था कि स्वामी जी जैसे स्वामी जी को वहाँ पे अमेरिका में जाना पड़ा, ये सोच करके कि शायद ये लोग हमारी मदद कर सके। ऑफ कोर्स इसके पीछे में और भी बहुत सारे ये है फैक्टर्स। बात सिर्फ ये नहीं है कि स्वामी जी उनसे मदद लेना चाहते थे। देखिए, स्वामी जी के मन में एक दूसरा भी भाव था, ये ठाकुर ने उनको बताया था। ठाकुर ने उनको ऐसा नहीं कहा कि हाँ, पैसों की मदद लेने के लिए जो विवेकानंद रॉक के ऊपर में ठाकुर ने आकर के स्वामी जी को दर्शन दिया, तो वहाँ पे सिर्फ ये फैक्टर नहीं था कि स्वामी जी वहाँ से पैसे लेकर के आएंगे, चैरिटी लेकर के आएंगे, भिक्षा लेकर के आएंगे और फिर हमको खिलाएंगे। सिर्फ ऐसा वन साइडेड कभी होता नहीं है। उनको स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता थी, अभी भी है, और हमको ये मॉडर्न थिंकिंग, मॉडर्न लर्निंग, मॉडर्न वे ऑफ लिविंग की आवश्यकता थी, जो कि हम वहाँ से लेंगे। ये एक्सचेंज होना चाहिए। ये ठाकुर ने जब स्वामी जी को इशारा करके जब बताया पश्चिम की ओर, तो वहीं से ये सीड फॉर्म में आइडिया स्टार्ट हो गए थे। तो ये स्वामी जी का आइडिया था। अभी देखिए कि स्वामी जी का, मैंने कभी कभी मैं सोचता हूँ आजकल की जो सिचुएशन है प्रेजेंट अपना आज का, स्वामी जी की महासमाधि 1902 में हुई, तो अभी ये 2024 चल रहा है। ऑलमोस्ट 120 ईयर्स पास हो गए हैं, 122 ईयर्स पास हो गए हैं स्वामी जी की महासमाधि को। ये 122 ईयर्स में देखिए कि क्या परिवर्तन आ गया है। आज ऐसी परिस्थिति है कि हम लोग ये सुंदर पिचाई और ये सत्य नडेला जैसे ये टेक्नोक्रेट्स को वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, और फिर वहाँ पे ये योगा का बड़ा चलता है, तो ये जो क्रेज है, क्रेज फॉर योगा, वो हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। देखिए किस तरह से ये बड़ा फ्लिप हो गया है इक्वेशन। जो हमको यहाँ से एक्सपोर्ट करना था योगा, वो अभी वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं जब ये कहता हूँ, मेरा ये मुझे एक बहुत अच्छा लगता है जब ये वेस्ट में योगा का प्रचार हो रहा है, मैं कभी कभी इसको डिस्कस भी करता हूँ, तो फिर कोई कोई कहता है अरे उसमें क्या है, वे लोग तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो लेते नहीं है, वे तो सिर्फ हेल्थ के पीछे में ही पागल है। तो मैं कहता हूँ अरे भैया, ऐसे ही करके तो आप इसमें प्रवेश करेंगे ना। आप जैसे कि अभी अपने ऑर्डर में देखिए डीपेस्ट स्पिरिचुअल पर्सन कौन है, तो वो ठाकुर भी नहीं, वो तो माँ है। किंतु आप पहले ही माँ को पढ़ना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आपको माँ के ऊपर में इतना निष्ठा और भक्ति न आए। आपको स्वामी जी से शुरू करना होगा। स्वामी जी को पढ़ करके उनका ये कर्मयोग करके हृदय और चित्त को निर्मल करके ठाकुर के पास आएंगे, ठाकुर से शिक्षा प्राप्त करेंगे, ठाकुर थोड़ा सा अपना ये घड़तर करेंगे, तब तो कहीं जाकर के आप माँ के पास जाएंगे। ऐसे ही तो जाया जाता है ना, ये द स्टेप्स आर देयर। तो ये हेल्थ के लिए भी तो योगा को तो ले, हेल्थ के लिए भी तो नमस्ते बोले, हेल्थ के लिए भी तो ओम बोले, फिर तो जो होना है ये नमस्ते ओम भीतर में काम करना शुरू हो जाएगा। अपने ऋषि मुनि थोड़ी मूर्ख थोड़ी ना थे कि ऐसे ही ये सिस्टम बनाया है। तो ये अभी देखिए कि इक्वेशन ऑलमोस्ट फ्लिप हो चुका है। किंतु खैर फिर भी अभी देखिए कि भारत की जो परिस्थिति है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में देखिए कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिसको जीनी कोएफिशिएंट कहते हैं, ये जीनी जो इंडेक्स है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। इसका अर्थ है कि धनी लोगों के पास में कितना परसेंटेज ऑफ वेल्थ है टोटल जीडीपी का, और ये फिर ये मिडल लेयर के पास कितना है, और लोअर
लेयर ऑफ इनकम वालों के पास में कितना है। तो भारत में ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा ही डेंजरसली इन द फेवर ऑफ वेल्दी पीपल। जनरली सभी सोसाइटी में ऐसा होता ही है, 5%, 10%, 30% जो वेल्थ होती है सोसाइटी की वो 1% के पास में होती है। तो ये तो ठीक है, किंतु भारत में ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अभी लेटेस्ट फिगर मुझे याद नहीं है, किंतु ये बड़ा ही डेंजरस है कि जो लोअर लेवल पे जो लोग रहते हैं उनकी अवस्था बहुत ही खराब है। एक इकोनॉमिस्ट को मैं सुन रहा था, वो बोलता है कि देर आर एक्चुअली नॉट वन इंडिया, देर आर 3 इंडियाज। एक भारत नहीं है, 3 भारत है। तो कैसे? तो एक भारत है जो कि वेस्टर्न यूरोपियन लेवल के लग्जरी और उसमें रहता है, और सेकंड इंडिया जो है, दूसरा भारत जो है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, इस तरह की ये जो मिडिल लेवल इनकम के जो नेशन है उसके लेवल पे रहता है। और ये थर्ड इंडिया जो है, जो कि विश्व का सबसे गरीब और पछात प्रदेश कहा जाएगा, सब सहारन अफ्रीका, अर्थात कि सहारा के नीचे में ये जितने भी देश है, ये कॉन्गो है, ये वगैरह, तो ये जो थर्ड इंडिया है वो सब सहारन लेवल पे रहता है। तो देर आर एक्चुअली 3 इंडियाज। एक यूरोपियन इंडिया है, एक आप कहेंगे साउथ ईस्ट एशियन इंडिया है, और तीसरा है सब सहारन इंडिया। तो हम लोगों को, और बहुत बार मैं ऐसा सुनता हूँ कि अभी रामकृष्ण मिशन को सेवा करने की क्या ज़रूरत है, अभी तो चारों ओर इतनी सारी स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की ओर से, दूसरे भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, कि अभी हमको सेवा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी हमको सिर्फ कल्चरल एक्टिविटी करनी है। तो मेरा कहना है कि देखिए, पहली बात तो है कि सेवा कार्य का प्रारंभ स्वामी जी करके गए थे, और स्वामी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक ये 1500 साल तक ये मिशन चलेगा। हाँ, अभी एक बात है, जो कि डेस्परेट पॉवर्टी थी वो अभी धीरे धीरे करके कम होती गई है, किंतु और इसलिए अन्नदान की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किंतु फिर स्वामी जी ने तो सेवा के 4 लेयर बताए हैं। सर्वप्रथम है अन्नदान, दूसरा है स्वास्थ्य दान या तो फिर जीवन दान, तीसरा है विद्यादान, और सबसे हाईएस्ट है ज्ञान दान। तो यदि हम ये कहेंगे कि हम सिर्फ ज्ञान दान ही करते रहेंगे, स्पिरिचुअल या तो कल्चरल एक्टिविटीज ही करते रहेंगे, और बाकी के जो 3 है, विद्यादान, जीवन दान और अन्नदान, इसमें से चलो अन्नदान को फिलहाल छोड़ देते हैं, तो ये विद्यादान और जीवन दान, ये दोनों अभी न करें, या तो फिर इसके ऊपर में हम कम एम्फेसाइज करें, ये समय अभी नहीं आया है। ये हेल्थ और एजुकेशन, इन दोनों की ये जो रूरल इंडिया है, इसको डेस्परेट नीड है, और इसके ऊपर में बहुत सारा कार्य होना चाहिए। तो खैर, ये तो एक पूर्व भूमिका के रूप में हमने देखा। स्वामी जी का मैसेज का ऐसा है ना कि हम जब पूर्व भूमिका के बारे में बात करना जाएंगे तो उसी के ऊपर में एक पूरी सीरीज बन जाएगी, फिर वो जो इतना डेप्थ है सभी चीज़ों के पीछे में, तो इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके पूर्व भूमिका को एक्चुअल लेक्चर में हम प्रवेश करते हैं। माई प्लान ऑफ कैंपेन। अच्छा, अभी देखिए, ये जो पूरा लेक्चर है इसको आप एनालाइज करेंगे तो आप 3 स्टेजेस में इसको बांट सकते हैं, 3 मेजर थीम में इसको बांट सकते हैं। सर्वप्रथम तो थीम है एक सरप्राइजिंग, कि और कहीं पे स्वामी जी का ये थीम देखने को नहीं मिलता, जो कि इस लेक्चर की एक स्पेशलिटी है। बाकी जितनी भी थीम है, बाकी और दूसरे लेक्चर में, प्रवचनों में, लेटर्स में आपको मिल जाएगा उसका सिमिलर एक्सप्रेशन, किंतु ये जो सर्वप्रथम थीम है, इट इज़ यूनिक टू माय प्लान ऑफ कैंपेन। वो थीम क्या है कि स्वामी जी के ऊपर में किसी किसी लोगों ने आक्षेप लगाना शुरू किया था जब स्वामी जी अमेरिका में थे। उनसे ये देखा नहीं गया कि एक भारतीय, एक गुलाम प्रजा का एक रिप्रेजेंटेटिव काला आदमी, ये अमेरिका में तो रेसिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो एक काला आदमी, अमेरिकन की दृष्टि से काला आदमी, और यहाँ भारत में उनको शूद्र बोलना शुरू कर दिया था किसी किसी ने। तो ये रेसिज्म और ये कास्टिज्म, ये दोनों की वजह, इन दोनों का सहारा लेकर के स्वामी जी, और फिर ये गुलाम भारत तो था ही था, एज सच हम लोग इंडियन, वैसे ही हम लोग हंसी और फिर ये तुच्छता के पात्र थे विदेश में। तो यहाँ से एक व्यक्ति
एक ऐसा संत महापुरुष जो कि वहां जाकर के लोगों को ये धर्म का उपदेश दे, बहुत सारे लोगों से ये सहा नहीं गया और उन्होंने स्वामी जी पे आक्रमण किया, बहुत सारे आक्रमण किए, जिसके बारे में स्वामी जी कहते हैं कि मैंने विदेश में जब तक था तब तक तो मैंने कुछ नहीं कहा था, किंतु अब मैं भारत में जब आया हूं तो मुझे मेरे पर हुए आक्रमणों का कुछ तो उत्तर देना पड़ेगा। अब ये देखने की बात है कि स्वामी जी ने ऐसा क्यों किया। अब विदेश में थे तो कुछ नहीं बोले थे, और जब भारत में भी आए और जब उन्होंने अपना एक इंटेंशन प्रकट किया था लेक्चर से पहले कि आज मैं बहुत सारे बॉम्ब फेंकने वाला हूं, तो उनके किसी किसी मित्रों ने उनको डिटर करने का प्रयास किया था, उनको ये मना करने का प्रयास किया था कि आप ऐसा मत कीजिए, ये जो बड़े बड़े लोग के सामने आप कुछ बोलेंगे आज तो फिर उनके साथ में अपना रिलेशन बिगड़ जाएगा। तो उसके बावजूद भी स्वामी जी ने अपने पर हुए आक्रमणों का उत्तर दिया था, प्रति आक्रमण किया था। स्वामी जी का तो सिर्फ उत्तर देने वाली बात नहीं है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ये स्वामी जी का पॉलिसी है। तो प्रति आक्रमण किया था। तो इसके पीछे का क्या एक रीजनिंग है, हम लोग जब सरफेस के ऊपर से पढ़ेंगे इसको तो हमको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिखाई देगा। और ये जब मैं शुरू में ये लेक्चर में क्लास करूंगा इसके ऊपर में, मैंने जब सोचा तो एक बार मैंने सोच भी लिया था कि ये जो स्वामी जी का जो प्रति आक्रमण है इसको स्किप कर दिया जाए, क्योंकि ये तो कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड है। अभी वो कॉन्टेक्स्ट चला गया, अभी तो स्वामी जी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आइडिया पूरा फ्लिप हो गया अभी। तो अभी इसको डिस्कस करने से क्या लाभ है। किंतु मैंने देखा कि नहीं, इसके भीतर में भी बहुत कुछ हमको आज भी सीखने के लिए है। तो जो सरफेस के ऊपर में हमको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिखता है, बीनीथ द सरफेस लेयर देयर इज अ डीपर रियलिटी, और उसका हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ माय प्लान ऑफ कैंपेन। सेकंड स्टेज में स्वामी जी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, या तो फिर कहेंगे फॉल एंड राइज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। किस तरह से, पहले तो स्वामी जी ये एसेस करते हैं कि भारत का पतन हुआ क्यों, उसके बाद में स्वामी जी हमको ये प्लान दिखाते हैं कि भारत का पतन हुआ तो अभी उसका उत्थान कैसे होगा। देखिए ये आखिरी 1000 साल की हिस्ट्री पूरा स्वामी जी एसेस करके जैसे कि नट शेल में एसेंशियल फॉर्म में हमारे सामने रख देते हैं। सो दिस इज द सेकंड फेज। और थर्ड फेज है स्वामी जी का पेट्रियोटिज्म। आजकल हम लोग पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, इसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किंतु स्वामी जी हिमसेल्फ वो इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं, वो हमको कैसे समझाते हैं, दैट वी विल सी इन द थर्ड फेज। तो ये 3 फेजेस है। आज हम सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं फेज 1 से, और उसमें भी आप देखिए कि मैंने आपके साथ में जो डॉक्यूमेंट शेयर किया है, मैंने उसमें पॉइंट्स बना दिए हैं, और पॉइंट्स इस तरह से बनाए हैं कि हम प्रतिदिन एक एक पॉइंट या 1-2 पॉइंट लेंगे, तो जो पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे उसको उसी दिन समाप्त करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारा एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनता जाए। अभी ऐसा नॉट नेसेसरी टू थिंक कि मैंने जो पॉइंट बनाए हैं वही एक प्रॉपर असेसमेंट है, ये मेरी दृष्टि से मैंने पॉइंट बनाए हैं, और कोई यदि इसमें पॉइंट बनाने को जाएगा ही मे डू इट अदरवाइज ऑल्सो इन अनदर वे ऑल्सो। तो जो भी है, जो आज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो बड़ा ही सिंपल है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। स्वामी जी को जब ये सम्मान, अच्छा सर्वप्रथम तो माय प्लान ऑफ कैंपेन प्रवचन, this is the first of 4 public lectures in मद्रास। मद्रास में स्वामी जी ने 4 पब्लिक लेक्चर दिए थे, उसमें से सर्वप्रथम ये है डिलीवर्ड एट द विक्टोरिया हॉल में दिए गए थे एट 5:30 PM on Tuesday 9 February 1897 and recorded by Mr. Josiah J. Goodwin। तो ये था जब स्वामी जी को नेचुरली है कि सर्वप्रथम तो उन्होंने जो विदेश में कार्य किया उसके लिए उनको अभिनंदन दिया गया, जिसके उत्तर में स्वामी जी क्या कहते हैं कि एज द अदर डे वी कुड नॉट प्रोसीड ओविंग टू द क्राउड, आई शेल टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ थैंकिंग द पीपल ऑफ मद्रास फॉर द यूनिफॉर्म काइंडनेस
that I have received at their hands. पहले दिन भी एक हुआ था कार्यक्रम जहाँ पे स्वामी जी को स्वागत जो सम्मान पत्र दिया गया था, उनके सम्मान में प्रवचन दिए गए थे। स्वामी जी उसका उत्तर नहीं दे पाए क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो स्वामी जी कहते हैं कि आज मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके आप सबको मेरा ग्रेटिट्यूड, मेरी ये जो सद्भावना आपके प्रति मैं एक्सप्रेस करता हूँ। आई डू नॉट नो हाउ बेटर टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड for the beautiful words that have been expressed in the addresses than by praying to the Lord to make me worthy of the kind and generous expressions, and by working all my life for the cause of our religion and to serve our motherland, and may the Lord make me worthy of them. और ये जो ग्रेटिट्यूड में जो आपको दिखा रहा हूँ या तो मैं आपको प्रदर्शित करना चाहता हूँ, मैं किस तरह से प्रदर्शित करूँ? इतना सम्मान मिला तो सम्मान का उत्तर देने का फिर एक तो मेरे पास में शब्द भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? ईश्वर के सामने, ईश्वर के पास में आप सबके कल्याण के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। और जो मैं जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैंने घर त्याग किया है, विदेश में गया था, जिस धर्म का प्रचार करने के लिए मैंने अपना जो पूरा जीवन दे दिया है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर मुझे सक्षम बनाए। मे द लॉर्ड मेक मी वर्दी ऑफ देम। ये जो आपका ये जो शब्द है, आपके ये जो ग्रेटिट्यूड है और जो पर्पस के लिए मैंने अपने जीवन को न्योछावर किया है, इन दोनों के लिए ईश्वर जैसे कि मुझे वर्दी बनाए, मुझे सक्षम बनाए। अच्छा, ये इतना तो हो गया। अभी स्वामी जी स्टार्ट करते हैं गोला बारूद, फायरिंग। स्वामी जी कहते हैं, विथ ऑल माई फॉल्ट्स आई थिंक आई हैव अ लिटल बिट ऑफ बोल्डनेस। मेरे जितने भी ये शॉर्ट कमिंग्स होंगे, मेरे जितने भी फॉल्ट्स होंगे, उस सब के बावजूद मेरे पास में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी स्ट्रेंथ है, एक ऐसी एसेट है जो कि इन सब के परे है। वो है बोल्डनेस, एक साहस, एक उत्साह, एक करेज जो कि मेरे में है। I had a message from India to the West and boldly I gave it to the America. मेरे पास में भारत से अमेरिका को देने के लिए एक संदेश था और बोल्डली, साहसपूर्वक मैंने उत्साहपूर्ण होकर के मैंने इस मैसेज को अमेरिका को दिया है। एंड द इंग्लिश पीपल, अमेरिका को और ब्रिटिश लोगों को मैंने ये मैसेज दिया है। आई वॉन्ट बिफोर गोइंग इन टू द सब्जेक्ट ऑफ द डे टू स्पीक अ फ्यू बोल्ड वर्ड्स टू यू ऑल। और ये जो बोल्डनेस मेरे में है, ये बोल्डनेस, ये साहस, ये उत्साह, ये करेज जो कि मुझे ये 7 समुंदर पार करके विदेश में ले गया, भारतीय ऋषि मुनियों की, हिमालय की, गंगा की ये जो शास्त्रवाणी मैंने उनको सुनाई, ये सुनाने का साहस जो मेरे में था, उसी साहस के आधार पे आज मैं आपको और भी कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। There have been certain circumstances growing around me, tending to thwart me, oppose my progress and crush me out of existence if they could. मेरे आसपास में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जन्म ली थी, ऐसी परिस्थितियाँ इकट्ठी हुई थी जो कि मेरा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से मुझे पथच्युत करना चाहती थी, उद्देश्य से मुझे भटका देना चाहती थी। मेरी ये जो प्रगति थी उसमें बाधा विपत्ति उभी खड़ी करना चाहती थी और क्रश मी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, चाहे यदि चाहे उनके पास में क्षमता हो तो जैसे कि मेरे प्राण भी हर लेना चाहती थी। ऐसी कुछ परिस्थितियां मेरे चारों ओर, मेरे इर्द गिर्द उपस्थित हुई थी जब मैंने ये ऋषि मुनियों की सनातन वाणी आज की आधुनिक सभ्यता को सुनाने का प्रयास किया था। थैंक गॉड दे हैव फेल्ड। ईश्वर की कृपा है कि ऐसी शक्तियाँ, ये आसुरी शक्तियाँ अपने कार्य में, अपने विकट कार्य में निष्फल हुई। As such attempts will always fail, क्योंकि धर्म के रास्ते में, सत्य के रास्ते में बाधा देने वाली आसुरी दानवी शक्तियों का हमेशा पराजय ही होगा। But there has been for the last 3 years a certain amount of misunderstanding.
अभी ये शक्तियों ने मुझे ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया, किंतु भारतवासियों के मन में इन शक्तियों ने किसी तरह का एक मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा करने में सक्षम हुई है, क्योंकि वैसे ही भारत गुलाम था। और देखिए स्वामी जी का जो अमेरिका जाने का जो उद्देश्य था ना, वो ऐसा इट इज सॉर्ट ऑफ ए ड्यूअल एजेड स्वॉर्ड। जब स्वामी जी ने ये सोचा कि विदेश में वेदांत और योग को एक सम्मान मिलेगा, एक स्वीकृति मिलेगी, तो उनको देख करके हो सकता है कि ये गुलाम प्रजा इसके अपने पुरखों की ये संपत्ति की ओर शायद आकर्षित हो। तो ये, किंतु ये जो विदेश से चकाचौंध होकर के उनका अनुकरण करने का जो पॉजिटिव एक एस्पेक्ट स्वामी जी ने लेना चाहा, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो है। वही स्वामी जी की निंदा जब विदेश में शुरू हुई, बाद में स्वामी जी कहेंगे कि ऐसा एक भी भयानक असत्य नहीं जो कि उन्होंने मेरे बारे में खोज निकाला न हो। तो स्वामी जी के चरित्र के बारे में, स्वामी जी की खान पान, रहने पीने, खाने सोने, ये सब कार्यकलाप जो है, इन सब के बारे में भयावह झूठ उन्होंने फैलाना शुरू किया था। तो भारत की ये जो वैसे ही गुलाम मानस है, वैसे ही स्वामी जी खुद चाहते थे कि उनकी सराहना मिलने से, पश्चिम की सराहना मिलने से भारत में यदि योग, वेदांत और आज की आधुनिक सभ्यता के पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो यदि अपने देश में, देश बांधवों में संक्रमित किए जाए, तो उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट जो है, फ्लिप साइड जो है इसके, कि स्वामी जी को ही यदि वहाँ पे निंदा और जो है ये झूठ का सामना करना पड़े, झूठ फैलाया जाए, आज की लैंग्वेज में जिसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, वो यदि वहाँ से फैलना शुरू हो, तो उसका 1000 टाइम्स उसका असर भारतीय लोगों के ऊपर में पड़ेगा। और स्वामी जी का जो कार्य है वो शुरू के स्टार्टिंग से ही जैसे कि एक तरह से पंगु हो जाएगा। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग, फेक न्यूज़ और इसको हटाने की बड़ी आवश्यकता थी। तभी रामकृष्ण मिशन अपने फाउंडेशन को सक्षम, मजबूत करके भविष्य में वो पनप सकेगा। अदरवाइज उसके फाउंडेशन में ही एक तरह का एक डाउट है, संदेह है, वो रह जाएगा, तो भविष्य में ये संघ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो स्वामी जी ने कहा कि इसके लिए मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है। So long as I was in foreign lands, I held my peace and did not even speak one word. जब तक मैं विदेश में था तब तक तो मैंने शांति बनाए रखी, और इस भयावह मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो मेरे अगेंस्ट में चल रहा था, इसके बारे में मैंने किसी तरह का विरोध नहीं जताया। But now, understanding upon the soil of my motherland, I want to give a few words of explanation. किंतु आज अपनी पवित्र भारत भूमि पे जब मैं खड़ा हूँ, तब ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, ये काला झूठ मेरे बारे में फैलाया जा रहा था, इसका मुझे किसी न किसी तरह का सामना करना होगा। इसके बारे में मुझे कुछ न कुछ कहना पड़ेगा। नॉट दैट आई केयर व्हाट द रिजल्ट विल बी ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि अब जो भी मैं कहूँगा उसके बारे में, इसका जो असर होगा, इस असर को, इसका ये जो रिपल इफेक्ट होगा, या तो फिर इसका जो रिएक्शन आएगा, तो क्या आएगा, इसकी मुझे परवाह नहीं है। नॉट दैट आई केयर व्हाट फीलिंग आई शैल इवोक फ्रॉम यू बाय दिस वर्ड्स, और मैं भी ये भी चिंता नहीं करता कि मेरा ऐसा कहने से आपके मन में किस तरह की भावना का उदय होगा। देखिए ये स्वामी जी क्यों कह रहे हैं। पहला जो सेंटेंस है वो तो हमको समझ में आता है कि स्वामी जी का विरोध करने वाले लोग, अभी स्वामी जी यदि उनका प्रतिकार करते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके विरोध करेंगे, और भी ज़्यादा जहर फैलाएंगे, ऐसा सब करेंगे। तो स्वामी जी के जो गुरु भाई थे कुछ या तो उनके मद्रास के कुछ डिसाइपल थे, वे लोग डर गए थे, वैसे ही आपके बारे में जहर फैला रहे हैं, और आप कुछ बोलेंगे तो और 10 गुना करके करेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं मुझे इस बात की परवाह नहीं है। किंतु ये जो सेकंड सेंटेंस जो है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नॉट दैट आई केयर व्हाट फीलिंग आई शैल इवोक फ्रॉम यू बाय दिस वर्ड, यानी कि ये जो ऑडियंस उनके सामने बैठा हुआ है, उनके मन में मेरे शब्दों से क्या प्रतिक्रिया होगी, इसकी चिंता भी मैं नहीं करता। क्यों नहीं करते स्वामी जी, और क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। मैं जब
गुजरात में मेरा पहला पोस्टिंग हुआ था लीमड़ी में, और वहाँ पे दो तीन लड़के मेरे पास में आते थे, और वे लोग दादा भगवान के फॉलोअर्स थे। अभी दादा भगवान वहाँ के एक जैन साधु थे, और अहिंसा वगैरह चीज़ों में उनका बड़ा आस्था विश्वास था। तो अभी ये जो लड़कों के साथ में मेरा जो डिबेट होता था, उन लोगों का एक पॉइंट था कि स्वामी जी इज़ वेरी वायोलेंट। ये स्वामी जी पहले तो एक करेज की बातें करते हैं, साहस की बातें करते हैं, फिर ये झगड़ा करके भिड़ जाते हैं। वो जो स्टेशन मास्टर जिसने कि स्वामी जी के पास में ये टिकट मांगी थी, कहा था कि ये तो काला फकीर फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ सकते हो वगैरह वगैरह, ऐसा करके तो स्वामी जी लोगों से भिड़ जाते थे। ये तो हिंसा हो गई, और अहिंसा तो अपने धर्म का फाउंडेशन है नहीं, तो फिर ये स्वामी जी इतने हिंसक क्यों हैं? वाई स्वामी जी सो वायोलेंट, वाई स्वामी जी सो अग्रेसिव, वाई स्वामी जी सो बोल्ड। और यदि और एक चीज ऐड कर दी जाए, अमेरिका में स्वामी जी के ऊपर में एक आक्षेप लगा था, वाई स्वामी जी जो सो जॉयफुल। अभी ये जो प्रीचर होता है ना, उनका एक टेंडेंसी, मतलब एक लोगों के मन में एक रहती है अपेक्षा कि धार्मिक प्रचारक कैसा होगा, चेहरा बिल्कुल गंभीर होगा, टेम्पर उसका बड़ा हाई होगा, छोटी मई दुर्वासा मुनि जैसा एक मोर और लेस एक प्रोफाइल उसका रहेगा, कि बीच बीच में गुस्सा हो जाएगा, गाली भी देगा, शराब भी देगा, और पता नहीं किस तरह का वो उसमें और भी सब ट्विस्टेड उसका ये सब बिहेवियर होगा। तो ये, और एक और ये है, और दूसरी ही ओर ये लोग अपेक्षा भी रखते हैं कि अहिंसक होना है, चुपचाप सब अन्याय सहन कर लेना है, तमस में, जैसे कि तमस में रहना है। ये सब ट्रेड्स आप इकट्ठी करके देखेंगे ना, तो आपके सामने एक ही चीज सामने आएगी, वो है तमस। अभी आप नेचुरली कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इन दोनों का क्या? तो देखिए, अहिंसा जो है, अहिंसा, अभी इवन महात्मा गांधी, आप देखिए कि अहिंसा के बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ कुछ आखिरी गांधी जी के समय से ही कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के मन में स्टार्ट हो गई थी। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि हम कमजोर है, अपना बचाव नहीं कर सकते हैं बोल करके हमको अहिंसा का पालन करना है। जब ये भारत का ये हुआ, ये विघटन हुआ, ये जो अपना, तो उस समय कुछ कुछ लोग वहाँ से, वो पश्चिम से आकर के गांधी जी के पास में आए, और पार्टीशन के बाद में आकर के गांधी जी को कहते हैं कि वो गुंडे आकर के हमारी माँ बहन बेटियों को ले गए, किंतु हम लोग अहिंसा का पालन कर रहे थे, इसलिए हमने सामना नहीं किया। तो गांधी जी बिल्कुल नाराज होकर के बोल दिए, माँ और बेटियों का बचाव करने की तो तुम्हारा धर्म है, तुम धर्म का पालन नहीं करोगे, झूठ मूठ का अपनी कायरता अहिंसा के नाम चला दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो देखिए कि एक तो है धर्म, दूसरा है कि धर्म क्या कहता है। देखिए, धर्म क्या कहता है कि जब तक आपके पास में सबसे पहली बात तो है कि स्ट्रेंथ, स्वामी जी का क्या डेफिनेशन है, व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग इज धर्म, व्हाट मेक्स यू वीक इज अधर्म। जो हमको मजबूत बनाता है, शक्तिशाली, बलशाली बनाता है, वो है धर्म। जो हमको बलहीन वीर्यहीन बनाता है, वो है अधर्म। तो इस डेफिनेशन को लेकर के देखिए कि गांधी जी और इवन महावीर और इवन बुद्ध, इनके जीवन में कितना करेज था, कितना साहस था। ये जो भयावह शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां, उनके सामने खड़े रहने का उनका जो साहस, वो अद्भुत था। उन गांधी जी का जीवन देखिए, जब ये लाठी चार्ज हो रहा है, सर के ऊपर में लाठी पड़ रही है, उसके समय में बिना किसी प्रतिकार के खड़े रहना, जेलवास स्वीकार करना। और भारत में तो फिर भी ठीक था, ये जो साउथ अफ्रीका में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये काले और अपने ये भारतीय, इन दोनों प्रजाओं के साथ में बिल्कुल पशुवत आचरण करते थे, तो वहां की जेल में जाकर के अपने प्रिंसिपल्स पे अड़ग रह करके उन्होंने दिखाया है। तो सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि अहिंसा डज नॉट कम आउट ऑफ वीकनेस। अहिंसा या तो फिर नॉन वायोलेंस, या तो फिर गांधी जी का जो बेटर वर्ड है सत्याग्रह, ये सत्याग्रह कम्स आउट ऑफ स्ट्रेंथ। यदि स्ट्रेंथ जिसमें नहीं है, उसमें सत्याग्रह का पालन करने का क्वालिफिकेशन नहीं है। इसीलिए जब ये सत्याग्रह का ये जो मूवमेंट चल रहा था, गांधी जी ने कहा था कि कुछ चुनिंदा लोगों को, सत्याग्रहियों को इकट्ठा किया जाए, जो कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें यह करेज होगा कि जब लाठीचार्ज हो रहा है तो एकदम सामने जाकर के खड़े रहे,
बिना किसी प्रतिकार के, ये करेज जिसमें होगा, सिंहवत शक्ति, वही लोग सत्याग्रह का पालन कर सकते हैं। तो ये एक चीज समझने की जरूरत है। सेकंड है कि भारत के दो ग्रेटेस्ट एपिक, सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल धार्मिक किताबें पुराण, वो है रामायण और महाभारत। और ये दोनों किताब में क्या है, अल्टीमेट मैसेज क्या है कि अधर्म के ऊपर में धर्म की विजय। ये भगवत गीता का संदेश हो कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, या तो फिर ये दशहरा का त्योहार हो कि रावण की पराजय राम के हाथों हुई, सत्य का, धर्म का, असत्य और अधर्म पे विजय हुआ। तो हमेशा एक याद रखना है कि स्वामी जी या तो फिर इवन गांधी जी, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, अपने उपनिषद, अपने धर्मशास्त्र, सभी लोग कहते हैं कि स्ट्रेंथ इज द फाउंडेशन ऑफ रिलीजन और धर्म। ये धर्म का पालन करने का साहस हम में होना चाहिए। यदि वो साहस नहीं है तो फिर विकृति भी आएगी और झूठ मूठ का धर्म का सहारा लेकर के आप अपने तमस को छुपाएंगे। सत्व और तमस दोनों बाहर से एक ही जैसे दिखते हैं, दोनों निष्क्रिय दिखते हैं, किंतु सत्व क्या है पता है? जैसे कि वो एक स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को आप ऐसे एकदम सप्रेस कर दीजिए तो उसमें कितना टेंशन होता है। स्प्रिंग सप्रेस हुई है, किंतु जैसे ही आप उसके ऊपर में से वो हटा देंगे प्रेशर, फट करके वो एकदम उछल के खड़ी होगी। तो ये है ये सत्व का लक्षण। और ये जो तमस का लक्षण क्या है कि एकदम ढीला एक रस्सी है, वो रस्सी को आप जैसे भी करके रखिए, आपको उसको क्रश करके रखिए कि जैसे भी रखिए ऊपर का प्रेशर हट भी जाएगा तो रस्सी वैसी लिंप ही रहेगी, वही वो दुर्बल और वैसी ही रहेगी। ये ठाकुर बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। ठाकुर के ये जो गांव के उदाहरण जो होते हैं ना, बड़े ही डेंजरस होते हैं। तो ठाकुर कहते हैं ये जो किसान यदि किसी गाय को खरीदने के लिए जाता है, गाय नहीं बेल को खरीदने के लिए जाता है, तो बेल को तो अभी हल जोतना है, तो ये हल जोतने के लिए बेल सक्षम है कि नहीं वो कैसे परीक्षा करेगा? तो उसके पीछे से उसका जो अंडकोश है उसको वो थोड़ा सा दबाता है। जो बेल लेट जाएगा उससे तो लगेगा कि वो किसी काम का नहीं है, तामसिक है। और जो बेल फड़ाक करके उछल पड़ेगा, अपने की रक्षा करने के लिए वो तैयार हो जाएगा, तो उस बेल में तेज है और उसको वो किसान ले जाएगा। तो यहाँ पे भी आत्मरक्षा करना ये हमारा धर्म है। हम किस परिस्थिति में है उसके अनुसार अपना धर्म होता है। यदि तमस में है और रजस में है तो आत्मरक्षा करनी आवश्यक है, और सत्व में है तो आत्मरक्षा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये जो ठाकुर का बड़ा ही सुंदर उपदेश, हमेशा के लिए इस बात का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठाकुर ने दे दिया है। वो जो सांप और वो साधु की कहानी, सांप सबको डस रहा था, साधु ने आकर के कहा कि ये मंत्र लो, दूसरों को डसना बंद करो। तो सांप ने डसना तो बंद कर दिया, किंतु फिर देखा कि वो जो वहाँ के जो गांव वाले थे उनको मौका मिल गया और उन्होंने इतने लोगों को जो डसा था सांप ने, उसका बदला लेकर के उसको मारा और पीटा। फिर ये जब साधु वापिस आया, देखा तो घायल सांप पड़ा हुआ है। तो साधु ने क्या कहा कि मैंने तुमको डसने से मना किया था, फोर्स करने से तो मना नहीं किया था, डर तो दिखाना है अपनी रक्षा के लिए। तो ये कहने के बाद में ठाकुर इमीडिएटली कहते हैं कि साधु को किंतु फोर्स करने की भी जरूरत नहीं है, साधु का वो धर्म भी नहीं है कि वो अपनी आत्मरक्षा करे। यानी कि आप किस लेवल पे है उस लेवल के अनुसार आपका धर्म होता है। गांधी जी ने सत्याग्रह की मूवमेंट जो की उसके बारे में बहुत सारे लोगों का विरोध अभिप्राय भी है कि भारत तो तमस में डूबा हुआ था, तो ये पूर्ण सात्विक मूवमेंट भारत में क्यों चलाई गई? तो अभी देखिए कि ये भी एक इंटरेस्टिंग थियरी है कि ठाकुर और स्वामी जी के आने से ये जो सत्व का प्रवाह भारत में जो अंडर करंट बह रहा है वो शायद अभी हमको नजर से नहीं दिख रहा है, जो कि महापुरुषों को दिखता है, तो गांधी जी को दिखा होगा। तो जो भी है, दैट इज अनदर थ्रेड ऑफ डिस्कशन। अभी यहाँ पे जो स्वामी जी ये कहते हैं कि नॉट दैट व्हाट फीलिंग्स आई शैल इवोक फ्रॉम यू, नॉट दैट आई केयर व्हाट फीलिंग आई शैल इवोक फ्रॉम यू बाय दिस वर्ड।
आप लोगों के मन में मेरे ये जो प्रतिकार से क्या आपके मन में भावना खड़ी होगी, इसकी भी मैं चिंता नहीं करता हूँ। वो स्वामी जी ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि बहुत सारे लोग उस समय भी सोचते थे कि स्वामी जी का धर्मगुरु जैसा आचरण नहीं है, ही इज वेरी वायोलेंट, ही इज वेरी अग्रेसिव, ही इज वेरी बोल्ड, ही इज वेरी जॉयफुल। ये जॉयफुल वाली बात से वो जो विदेश में किसी ने कहा स्वामी जी को कि व्हाई यू आर सो जॉयफुल, व्हाई यू आर सो लाफिंग ऑलवेज, वो धार्मिक व्यक्ति तो बड़ा ही मुंह चढ़ा करके बैठा रहना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है कि मैं मुंह चढ़ा करके बैठूं, अमृतस्य पुत्राः वयम, हम लोग तो अमृत के संतान है, ये आनंद जो है वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये ऐसे लोग जो कि भी बहुत ज्यादा धर्म के नाम पे तमस में चले गए हैं, किसी भी चीज का प्रतिकार करना उसके सामने उनका कोई ना कोई विरोध होता है, ऐसे लोगों के बारे में स्वामी जी ने ये बात कही है। आई केयर वेरी लिटल, for I am the same sannyasin that entered your city about 4 years ago with his staff and kamandalu। इन सब के पीछे, इन सब के बारे में मेरा कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी परवाह मैं नहीं करता हूँ। दो तरह के लोग जिन्होंने मेरा प्रतिकार किया, जिन्होंने मेरे पे आक्रमण किया, उनके बारे में भी परवाह नहीं करता हूं कि मेरे प्रति आक्रमण से वे लोग क्या करेंगे। ना ही मैं वो तामसिक लोगों की परवाह करता हूं जो कि धर्म का वाघा पहन करके अपने तमस को छुपा रहे हैं और अपने तमस को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पे बोल्डनेस का, अग्रेसिवनेस का, वायोलेंस का आक्षेप लगा रहे हैं। इन दोनों के बारे में मैं किसी भी तरह की परवाह नहीं करता। और क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं वही सन्यासी हूं जो कि आज से कुछ साल पहले आपके शहर में ये दंड कमंडलू लेकर के प्रवेश किया था। आज भी मैं वही दंड कमंडलू लेकर के उसी खुले आसमान के नीचे जंगल जंगल, गांव गांव, नदी नदी पर पार करता हुआ भिक्षा मांग करके जी सकता हूँ। ये लग्जरी जो है, इसकी नीड जो है, ये मॉडर्न एमेनिटीज जो है, उसकी जो नीड मेरे मन में इतनी नहीं प्रवेश कर गई कि अभी ये जो मुझे मेंटेन करके रखना है मेरा कंफर्ट जोन, तो उसके लिए मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ में भी कंप्रोमाइज करने को तैयार हूँ। मेरे डोनर्स यदि मुझे कहते हैं कि आप बाबा जी ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, और मैं कर दूं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वही ठाकुर की बात कि कोई आकर के कहते थे, किसी ने आकर के कहा ठाकुर को कि आप परमहंस से अच्छा है थोड़ा सा स्वस्तियन कर देना पड़ेगा, शांति स्वस्तियन एक विधि होती है कामना पूर्ति करने की। तो ठाकुर ने इमीडिएटली कह दिया वो मैं नहीं, वो एक दूसरा, उसके पास में जाओ। तो किसी विधि करके, लोगों से पैसा पड़ा करके, अपना एक कंफर्ट जोन खड़ा करके, एक ऐसी आश्रम चालू करके वहाँ शांति से, आनंद से रहना, वो ठाकुर का भी उद्देश्य नहीं था, स्वामी जी का भी नहीं था। द सेम ब्रॉड वर्ल्ड इज बिफोर मी, वही विशाल जगत अभी भी मेरे सामने है, वही खुला आसमान, वही खुला समुंदर, जिसके ऊपर में मैं यही दंडक मंडलू लेकर के टहला करता था, जाया करता था। वैद्यो नारायणो हरि ही औषधम जाह्नवी तोयम, ये औषध, बीमार हो गए तो औषध क्या है, दवाई क्या है, तो वही गंगा नदी का पानी। और वैद्य कौन है, अपने डॉक्टर कौन है, तो नारायण हरि, यही नारायण हरि अपने वैद्य, और यही गंगा का पानी मेरा औषध। ये विशाल जगत अभी भी मेरे लिए खुला पड़ा है। मैं यदि आज प्रति आक्रमण करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में मुझे तनिक भर परवाह नहीं। विदाउट फर्दर प्रीफेस लेट मी बिगिन, और बिना किसी वाक्य व्यय के हम प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द थियोसॉफिकल सोसाइटी। सबसे पहले तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की पिटाई चालू होगी। इट गोज विदाउट सेइंग दैट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड वर्क हैज बीन डन टू इंडिया बाय द सोसाइटी। ऐसा हम कह ही सकते हैं कि कुछ कुछ तो अच्छा कार्य थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारत में हुआ है। एज सच एवरी हिंदू इज ग्रेटफुल टू इट एंड स्पेशली टू मिसिस बेसेंट। और इस अच्छे कार्य के लिए हम प्रत्येक हिंदू थियोसॉफिकल सोसाइटी और मिसिस एनी बेसेंट के प्रति आभार व्यक्त करता है। कृतज्ञ है कहना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, आभार व्यक्त करता है। As such, every Hindu is grateful to it. For though I know very little of her, yet what I
What little I know has impressed me with the idea that she is a sincere well-wisher of this motherland of ours and that she is doing the best in her power to raise our country. मैं एनी बेसेंट के बारे में व्यक्तिगत तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, किंतु जो ऊपर ऊपर से मुझे सुनने में आया है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भारत की सच्ची हितैषी है और भारत का उत्थान हो, भारत का राइज हो, उसका उनके पीछे में उनकी मनोवांछा है, उसके लिए वो प्रयास कर रही है, वो अच्छी बात है. For that the eternal gratitude of every true-born Indian is hers and all blessings be on her and hers forever. और इसीलिए सभी जो सच्चे भारतीय है उनकी हमेशा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते रहेंगे और एनी बेसेंट और उनके परिवारजनों पे ईश्वर की कृपा सदैव बरसती रहे, ये हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे. अभी देखिए यहाँ पे भी एक देखने की बात है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो ये जितने भी एंग्लिसाइज्ड मूवमेंट्स थे ना, रिफॉर्म मूवमेंट्स, इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है अपनी इतिहास की पुस्तकों में कि हाँ एक थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, हाँ एक ब्रह्मो समाज था, हाँ एक आर्य समाज था, किंतु भारत की खुद की जो इंडिजिनियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी जैसे कि रामकृष्ण मिशन है या तो फिर बाद में स्वामी जी एक के बाद एक नाम देना शुरू करते हैं, हु वॉज कबीर, हु वॉज दादू, हु वॉज नानक, हु वॉज चैतन्य. आप लोग कहते हैं कि आप लोग रिफॉर्म ला रहे हैं, तो ये लोग कौन थे? भारतीय संत. तो ये अपना ये जो इवन अभी आजकल की टेक्स्ट बुक के बारे में पता नहीं, किंतु मैं जब स्कूल में स्टडी कर रहा था ये सेक्युलरिज्म झूठ मूठ का और ये विदेशी वैल्यूज़ को ओवर ग्लोरीफाई करने की, ओवर रिप्रेजेंट करने की एक ऐसी टेंडेंसी हम में आ गई है कि एक विदेशी महिला भारत आकर के भारत के बारे में दो अच्छे शब्द कहती है तो हम लोग पूरे वो उसके चरणों में गिर जाते हैं. और यहाँ पे ही ये मीराबाई है, ये नानक है, ये जो स्वामी नारायण है गुजरात के नकीफी, ये गजानन बापा है महाराष्ट्र के, ऐसे कितने ही संत महापुरुष हो गए जिनके बारे में पढ़ने का हम लोगों को तस्दी कभी नहीं लेते, ना ही हमारी टेक्स्ट बुक में कोई कुछ लिखता है इसके बारे में. स्वामी जी के बारे में मैंने इतना पढ़ा था कि वो वहाँ पे ब्रिटेन अमेरिका गए थे और ब्रदर्स सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका करके संबोधन किया था, किंतु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और रामकृष्ण मिशन कितना साइलेंटली कार्य कर रहा है जगत कल्याण के लिए, उसके बारे में ना ही अपनी टेक्स्ट बुक में कुछ है, ना ही ये देखिए एंग्लिसाइज मीडिया हमको कुछ बताता है. ये कलकत्ता में सेवा कार्य करने वाला सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट टाइप का सेवा कार्य किसका है? तो रामकृष्ण मिशन का है, किंतु नोबेल प्राइज तो किसको मिलता है? तो वो मदर टेरेसा को मिलता है. अभी ऐसा नहीं कहना है कि मदर टेरेसा अच्छा कार्य नहीं कर रही थी, शी वॉज डूइंग गुड वर्क, अब हमको उसके बारे में कुछ नहीं है. बट रामकृष्ण मिशन इज द ओरिजिनेटर ऑफ द सेवा कार्य इन कोलकाता. जब प्लेग हुआ था तब से स्टार्ट कर करके, किंतु रामकृष्ण मिशन के बारे में किसी भी एंग्लिसाइज मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा. मैं कुछ सालों पहले की बात है, वृंदावन की काशी उसके बारे में एक विदेशी मैगजीन में एक रिपोर्ट, एक आर्टिकल आया था कि किस तरह से ये भारतीय आध्यात्मिकता की ये भूमि है. तो अभी ये आध्यात्मिकता के साथ में सर्विस एक्टिविटी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है. अभी काशी होना के वृंदावन में भूल गया, दोनों जगह पे ये आर्टिकल किसके बारे में था, किंतु दोनों जगह पे रामकृष्ण मिशन की बेस्ट हॉस्पिटल है. और उस आर्टिकल में कि हाँ आध्यात्मिक जगहों पे भी आजकल सेवा कार्य चल रहा है, रामकृष्ण मिशन का कोई नामोल्लेख नहीं. तो ये है कि अपना एक इंडिजिनियस है, तो जो एंग्लिसाइज है, विदेश से प्रभावित होकर के कार्य कर रहे हैं, उसको हम एकदम बढ़ा चढ़ा करके उसको प्रेज करते हैं और अपनी जो धरती से जो उठी हुई ये मूवमेंट है उसके प्रति जैसे कि एक तुच्छता का भाव. तो जो भी एक यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि एनी बेसेंट के प्रति हमारा सद्भाव ही है, उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना, किंतु देयर इज अनदर पॉइंट. बट दैट इज वन थिंग कि एनी बेसेंट के प्रति सद्भाव रखना, बट ज्वाइनिंग द सोसाइटी ऑफ द थियोसोफिस्ट इज अनदर. थियोसोफिस्ट के साथ में जुड़ जाना वो बिल्कुल दूसरी बात है. Regard and estimation and love are one thing, and swallowing everything anyone has to say without reasoning, without criticizing, without analyzing is quite another. किसी के प्रति सद्भाव रखना एक बात है, किंतु यही व्यक्ति जब हमको कुछ कहता है तो बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि चलाए, बिना किसी तरह की एक रैशनल थिंकिंग का आश्रय लिए आंख बंद करके चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लेना, वो दूसरी बात है.
There is a report going around that the theosophist held the little achievements of mine in America and England. आजकल ऐसी एक बात चल रही है, फेक न्यूज़ चल रहा है कि मुझे अमेरिका और ब्रिटेन में जो सक्सेस मिली इसके पीछे थियोसॉफिकल सोसाइटी का बड़ा हाथ है, बड़ा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई हैव टू टेल यू प्लेनली दैट एवरी वर्ड ऑफ इट इज रॉन्ग, एवरी वर्ड ऑफ इट इज अनट्रू. मैं आपको एकदम स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के पीछे में जो कुछ भी है बिल्कुल ही असत्य है. और यहाँ पे देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैसेज. वी हियर सो मच टॉक इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिबरल आइडियाज एंड सिंपथी विथ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. ये जगत जो है उसमें ये जो लिबरल लोग जो है हमेशा आपको ये कहते रहेंगे कि आपका खुद का जो ओपिनियन है इससे विरुद्ध ओपिनियन यदि जिसका रहता है तो उसके प्रति बड़ा सद्भाव रखिए. उसको आप क्रूसेड या तो धर्मयुद्ध या तो फिर ये इंक्विजिशन ऐसा करके उनका मत खंडन करने के लिए उनका ही सर्वनाश करने को आगे मत बढ़िए. यदि दूसरा ओपिनियन किसी का है तो ओपिनियन का सम्मान होना चाहिए, जिसको कि आजकल की लैंग्वेज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है. अच्छी बात है. That is very good. But as a fact, we find that one sympathizes with another only so long as the other believes in everything he has to say. But as soon as he differs, as soon as he dares to differ, that sympathy is gone, that love vanishes. किंतु देखिए कि बड़ी बड़ी बातों के पीछे में कड़वा सत्य क्या है, कड़वा सत्य क्या है. हम लोग लिबरल तब तक ही है कि जब तक लोगों का ओपिनियन हमारे ओपिनियन के साथ में मैच हो रहा है. जैसे ही लोग हमारा विरोध प्रदर्शन हमारे सामने विरोध प्रदर्शित करेंगे या तो हमारे द्वारा पोषित ओपिनियन के सामने एक दूसरा मत प्रदर्शित करेंगे, उसी क्षण जैसे कि उसके प्रति हमारा पूरा क्रोध जागृत हो जाएगा, उसके प्रति सभी सहानुभूतियां दृश्य हो जाएगी और उसके प्रति जितना भी भ्रातृ प्रेम था, भ्रातृ भाव था, वो सब अदृश्य हो जाएगा, हवा में विलीन हो जाएगा. अच्छा, ये पॉइंट वैसे काफ़ी बड़ा है और इसको पूरा डिस्कस करेंगे तो आज होगा नहीं, तो यहाँ से ये पॉइंट से अभी आगे का डिस्कस हम कल करेंगे. आज ही. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु. विदेशी है वो कोई हमारा हित चाहते हैं बहुत ज्यादा बियॉन्ड वन पॉइंट, वो बात नहीं है. बात ये उन्हें रोने की बात वही है कि हम भारतीय लोग सोए हुए हैं. आज हमारे ही बंधु बांधव यदि झोपड़ी में फुटपाथ पे रह रहे हैं और अपने अच्छे मकान में हम रह रहे हैं और फिर जब विदेश से आकर के उनको कन्वर्ट करेंगे हम चिल्लाएंगे, तो वो तो फिर गलती तो अपनी ही है ना, कि हम लोग बिना कुछ किए चुपचाप बैठे हैं. हमको तो विदेश में देखिए कि वहाँ पे कोई भी आपको अभी आजकल भी विदेश में भी बहुत गड़बड़ हो गया है, किंतु एक समय था कि गवर्नमेंट बड़ी अलर्ट थी कि ये सोशल सिक्योरिटी नेट उनकी बड़ी स्ट्रांग थी. तो इस कोई गरीब है, ये है, वो है, तो सोशल सिक्योरिटी उनको मिल जाती थी, ये सेफ्टी नेट थी, है ना. भारत में तो वो नहीं है बोल करके ये विदेशी लोगों को एक एंट्रेंस मिल जा रहा है आकर के गड़बड़ करने का. मेरा जो एनालिसिस है मैंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट का और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का, मेरा जो मैंने गांधी जी को बड़ा अच्छे से स्टडी किया है. और गांधी जी का ग्रेटनेस सिर्फ ये नहीं था कि ब्रिटिश लोग उनको मानते थे या तो फिर जैसे कुछ कुछ लोग कहते थे वो ब्रिटिश के एजेंट थे, ब्रिटिश लोगों ने भारत में एक भारत को कमज़ोर करने के लिए उनको बढ़ावा दिया है. देयर वेर अदर फ्रीडम फाइटर्स ऑल्सो, तो ब्रिटिश लोगों ने उनको बढ़ावा दिया. तो ये भी एक थिंकिंग है. मेरा जो पर्सनल मानना है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति आपके ऊपर में आकर के कुछ भी चला ले, जब तक उसका भारत में भारतीय आम आदमी आम जनता उसको स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो चीज़ टिकने वाली नहीं है. खास करके भारत की भूमि में. दूसरे देशों में ये विदेशी भावधाराएं शायद चलेगी, भारत में ऐसा ज़्यादा नहीं चलेगा. और गांधी जी का जन समाज में जो आदर था, उनको जो एक्सेप्टेंस मिला था, वो इतना विराट रूप से था कि यदि हम लोग उस समय की हिस्ट्री को बड़े अच्छे से न पढ़े और स्वामी गांधी जी के प्रति लोगों की ये जो एक ये था रिस्पेक्ट था, एक रेवरेंस था, बॉर्डरिंग ऑन द रेवरेंस, वो यदि हम न समझे तब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि गांधी जी की ग्रेटनेस क्या है.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांधी जी ने जो किया वो सब सही किया। ये ठाकुर माँ छोड़ करके और कोई परफेक्ट नहीं हो सकता इस जगत में। आपको विद इन स्पेस एंड टाइम एंड मिलियो, मतलब जिस परिस्थिति में आप काम करते हैं उस परिस्थिति के कुछ पहलुओं को आपको मेंटेन करके रखना है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। बट नो वन कैन बी परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट, वो चाहे फिर वो सुभाष चंद्र बोस भी हो न कि फिर कोई भी हो, देर इज नो वन परफेक्ट पर्सन। ये गिवन परिस्थिति है, इस गिवन परिस्थिति में आपको ये पैरामीटर से उसको आपको मैनेज करके चलना है। इफ यू कैन डू दैट देन यू आर सक्सेसफुल। यू मे बी डेफिशिएंट इन अदर एस्पेक्ट्स बट यू आर सक्सेसफुल इन दिस पार्टिकुलर एस्पेक्ट। तो वो एक सबसे बड़ी बात है कि भारत की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा कार्य था कि भारत को यूनाइट करना, और ये कास्ट वगैरह की जो सिस्टम है उससे देश को ऊपर लेके आना। ये तो स्वामी जी का खुद का एनालिसिस था कि ये जो भारत की ये जो परिस्थिति है, ये कुछ कुछ जगह पे जाकर के कहते हैं ये तो पागल खाना है, ये शूद्र आदमी है, वो बेल लेकर के घंटी लेकर चलता है और रास्ते में घंटी बजाएगा और उच्च वर्ण के सवर्ण जो है उसके ऊपर में उसकी परछाई भी नहीं गिरनी चाहिए। तो ये पागलपन जब तक रहेगा वो आप फ्रीडम लेकर के क्या करेंगे? वही जो आज ब्रिटिश राज कर रहे हैं तो वो कुछ ये जमींदार फमींदार राज करेंगे और प्रजा को तो वैसे ही चक्की में पिसना ही होगा। सो द मेन टारगेट था ये जो स्वामी जी की महासमाधि 1902 से लेकर के 1947 तक का ये जो 45 इयर्स का जो मोर और लेस पीरियड है, मेन टारगेट है कि ये छुआछूत प्रथा है, भारत में ये जो डिवीजन है, विभाजन है, उसको ठीक करना। बाकी सब तो बाद में होता रहेगा। तो ये जो डीपली डिवाइडेड सोसाइटी थी उसको एक साथ में, और धर्म के आधार पे, पॉलिटिक्स के आधार पे नहीं, जैसे स्वामी जी ने इसी लेक्चर में आगे कहेंगे कि एवरी नेशन हैज इट्स ओन थीम। जैसे अमेरिका में मुझे धर्म सिखाना था तो मुझे ये कहना पड़ता था कि धर्म को, वेदांत को सीखने से आपको ये इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल बेनिफिट होंगे। इंडिया में रिवर्स है। इंडिया में यदि आपको मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न पॉलिटिक्स लाना है तो आपको धर्म के आधार पे लाना है। सो एवरी नेशन हैज इट्स ओन थीम, इट्स ओन की पॉइंट। ये की थीम भारत की रिलीजन। तो इंडिया को यूनाइट करना है, बेस्ड ऑन रिलीजन करना है। और बहुत सारे लोग मानते थे कि धर्म ही है जिसकी वजह से उच्च नीच वर्ण का ये डिवीजन हुआ है, धर्म को हटाओ, धर्म को रिफॉर्म करो, तभी ये भारत का रिफॉर्मेशन होगा। तो ये ब्राह्मो समाज, ये आर्य समाज, इस तरह की मूवमेंट थी। या तो फिर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी कि हिंदू धर्म को ही हटा करके और कुछ एक नया बिठा दे तो ये भारत का कल्याण हो जाएगा। इन दैट केस गांधी जी रियली फॉलोड स्वामी जी आइडिया। अपना हिंदू धर्म के आधार पर ही उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर जो छुआछूत प्रथा थी उसको मोर और लेस दूर करके इंडिया को एक यूनाइट किया, और यही यूनाइटेड इंडिया का फल आज हमको दिख रहा है। अब ये हिंदू मुस्लिम डिवीजन जो हुए हैं उसके पीछे का कारण बहुत दूर तक जाता है और गांधी जी के बस की बात नहीं थी। उसके लिए तो ठाकुर या स्वामी जी को ही ये डिवीजन को मिटाना होगा। क्योंकि आज देखिए कि बंगाल के जो डिवीजन हुए ठाकुर के आने के बावजूद हुए हैं। दो अपने सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि के अवतार का बंगाल में आगमन हुआ है, चैतन्य महाप्रभु और ठाकुर श्री रामकृष्ण देव। इनके बावजूद बंगाल का डिवीजन हुआ। तो इवन उनके बस की भी ये बात नहीं थी कि ये जो विदेशी धर्म का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको रोकने की। और अगेन जो प्रभाव बढ़ रहा था उसके पीछे अगेन सेम रीजन कि हमारा भारतीय समाज इस हद तक ये छुआछूत में डूब गया था। आज हम इस बात का अनुमान भी नहीं कर सकते। ये जो आजकल का मॉडर्न अमेरिका हमको उपदेश देता है, ये लोग कुछ कुछ मूवीज है, कुछ कुछ नॉवेल्स है, उसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये काले लोगों पे क्या अत्याचार होता था। वही चीज आज भारत, उस समय भारत में होती थी जिन लोगों को नीची जाति का समझा जाता था। तो जिस तरह से अमेरिका को इट हैड टू रिकॉन विथ इट्स पास्ट, यदि अमेरिका को ग्रेट होना हुआ तो सिविल वॉर करके उनको ये स्लेवरी का ये जो लांछन था उनको निकालना पड़ा। भारत में विदाउट एनी सिविल वॉर ये जो जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना है ना कि सोवियत यूनियन है, चाइना को हम सक्सेसफुल गिनते हैं, किंतु क्या ब्लडशेड हुआ है, क्या सिविल वॉर हुआ है, करोड़ों लोगों की हत्या हुई है, तब कहीं जाकर के मॉडर्न चाइना बना है। भारत में विदाउट ब्लड शेड और धर्म के आधार पे ये सब कुछ हुआ है। तो दैट इज समथिंग रियली, इसका क्रेडिट हमको गांधी जी को देना पड़ेगा। और दूसरा चाइना के बारे में है कि जिसका बड़ा ही रैपिड राइज होता है ना, उसका इतना रैपिड पतन भी होता है। आजकल चाइना के जितने भी इंडिकेटर्स है, देखिए 2000 से लेकर के 2020 तक ये चाइना का गोल्डन एज था
कि 20 साल का, कि उन्होंने रैपिड प्रोग्रेस किया। 10% पर एनम जीडीपी ग्रोथ उनका हुआ है, मोर देन 10% हुआ है। बट आजकल डेमोग्राफी उनका देखिए कि बच्चों की संख्या कम हो रही है, द एंटायर सोसाइटी इज ग्रोइंग ओल्ड। तो ये डेमोग्राफिकल चेंज बड़ा ही डेंजरस है उनके लिए। सेकंड कि उनका इकोनॉमी स्टॉल हो रहा है, गवर्नमेंट फिगर पे किसी को विश्वास नहीं है। गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट ये कहती है 5% हमारा प्रोग्रेस रेट है, वो नो वन बिलीव्स दैट। लोग जो वेस्ट में कुछ कुछ लोगों का आकलन है कि देयर ग्रोथ रेट इज एसेंशियली जीरो। तो अभी मिलिट्री प्रोग्रेस वे लोग कर रहे हैं, किंतु सोसाइटी में जो रिप्रेशन है वो इतना भयानक है, और सेंसरशिप की वजह से हमको उनका बुलेट ट्रेन तो दिखता है, किंतु ये सोसाइटी पे रिप्रेशन हो रहा है वो नहीं दिखता। और भारत में डेमोक्रेसी है तो ये हमको हमारी बुलेट ट्रेन नहीं दिखती, किंतु एक किसान पे कुछ लाठी चली तो 1000 न्यूज़पेपर चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे। सो दैट इज मोर ऑफ ए इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। सो दिस इज माई एनालिसिस।